आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी बंगाल में ममता बनर्जी को हराने में असक्षम है। इस मोमेंट ने क्लियर कर दिया कि ममता बनर्जी एक लोकल लीडर नहीं है, एक बड़ी नेशनल पॉलिटिक्स वाली नेता है। एंड में एनडीए को सपोर्ट देने के बाद ममता बनर्जी को वाजपेयी गवर्नमेंट में रेलवे मंत्री बनाया गया और अकेली ममता बनर्जी पूरी बीजेपी से भिड़ गई। उनकी इमेज एक लड़ने वाली नेता की बन चुकी थी, ना कि झुकने वाली नेता की। – 2021 में बंगाल का विधानसभा इलेक्शन था। सत्ता में बैठी तृणमूल कांग्रेस और स्टेट में अपने पैर जमा रहे बीजेपी से सीधा मुकाबला था। प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और कई राज्यों के नेता, आधा डजन से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर और हजारों कार्यकर्ता बंगाल में बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे। 2016 इलेक्शन में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2021 बंगाल इलेक्शन में 200 पार का नारा दे रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ कर जाता हूं, 200 से ज्यादा सीटों के साथ हम यहाँ 200 से ज्यादा सीट बनाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। वहीं सत्ता में बरकरार रहने के लिए तृणमूल कांग्रेस भी जमकर कैंपेन कर रही थी और अकेली ममता बनर्जी पूरी बीजेपी से भिड़ गई। 200 पार सीटों का नारा दे रही बीजेपी सिर्फ 77 सीटें जीत सकी और तृणमूल कांग्रेस ने 215 सीटें जीती और इस इलेक्शन ने ममता बनर्जी को बंगाल में और भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और बीजेपी, जिन्होंने लगभग सभी बड़े राज्यों के इलेक्शन जीते थे, वो पूरी कोशिश करने के बाद भी ममता बनर्जी से बंगाल नहीं जीत पाई। और ममता बनर्जी की पावर इतनी है कि 2026 का इलेक्शन भी पूरी तरह ममता बनर्जी के हाथ में है। लेकिन क्यों ममता बनर्जी बंगाल में इतनी मजबूत है कि बीजेपी की कई कोशिशों के बाद भी ममता बनर्जी को बंगाल के लोग उतना ही सपोर्ट करते हैं? आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी बंगाल में ममता बनर्जी को हराने में असक्षम है? अगर हमें बंगाल में ममता बनर्जी के पावर को समझना है तो हमें उनके पॉलिटिकल करियर को शुरुआत से देखना होगा और तभी आपको समझ आएगा कि ममता बनर्जी को बंगाल में हराना इतना मुश्किल क्यों है। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता के मिडिल क्लास बंगाली परिवार में हुआ। ममता बनर्जी बचपन से तेज, जिद्दी और पावर को हमेशा चैलेंज करने वालों में से। वह कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुई और फिर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। उस समय लेफ्ट पार्टी जिसे सीपीआई सीपीएम जैसी पार्टी बंगाल में रूल कर रही थी, इसीलिए सत्ता के खिलाफ भाषण, प्रोटेस्ट और उन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर से टक्कर लेना, इसी वजह से सुर्खियों में बने रहने लगे और धीरे धीरे करके बंगाल में कांग्रेस की एक यंग फायर ब्रांड फेस बन गई। और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए कांग्रेस ने 1984 में उन्हें लोकसभा टिकट दिया। ममता बनर्जी ने सीपीएम के सीनियर लीडर सोमनाथ चटर्जी को हराया और ममता बनर्जी पहली बार सांसद बन गई। सर, ये लोग हिंदी में समझते हैं, इसी के लिए मैं हिंदी में ही बोलना चाहती हूँ, ठीक है? आपको बिहारी लोग हमारा उड़ाव में रहता है, हम लोग उसको दिल से पसंद करते हैं। इस मोमेंट ने क्लियर कर दिया कि ममता बनर्जी एक लोकल लीडर नहीं है, एक बड़ी नेशनल पॉलिटिक्स वाली नेता है। और उस समय बंगाल में भी सीपीएम पार्टी पावर में थी, इसलिए ममता बनर्जी ग्राउंड पर भी एक्टिव हुई, धरने दिए, रेल रोको आंदोलन किया, हंगर स्ट्राइक की, उसके बाद कई बार अरेस्ट भी हुई। उनकी इमेज एक लड़ने वाली नेता की बन चुकी थी, ना कि झुकने वाली नेता की। 1998 तक वो कांग्रेस में थी, पर आपसी मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यह डिसीजन रिस्की था क्योंकि बंगाल में लेफ्ट पार्टी का रूल था।
बड़ी टक्कर दे रही थी। लेकिन फिर 2011 का विधानसभा इलेक्शन आता है। तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 184 सीटें जीती और 34 साल का सीपीएम सरकार का रूल खत्म हुआ और फिर ममता बनर्जी पहली बार 2011 में बंगाल की सीएम बन जाती है। वह एक ऐसे पद पर बैठी थी जहां से उन्हें आज भी हटाना मुश्किल है। और फिर 2016 के इलेक्शन में उन्होंने 211 सीटें जीती और ममता बनर्जी जो बंगाल की सबसे बड़ी लीडर बन चुकी थी, वह दूसरी बार सीएम बनी और 2021 इलेक्शन में उससे भी ज्यादा 215 सीटें जीतकर तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी। फर्क सिर्फ इतना था कि इससे पहले वाले इलेक्शन में ऑपोजिशन में कांग्रेस और सीपीएम थी, पर अब ऑपोजिशन पार्टी के रूप में बीजेपी आ चुकी थी। 2021 में अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक ने बंगाल में कैंपेन किया, पर ममता बनर्जी को और ज्यादा सीटें मिली, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में भी की थी। 2024 लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी टक्कर दी थी। कई लोगों के मन में सवाल है कि ममता बनर्जी बंगाल में इतनी मजबूत क्यों है, क्यों देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पूरी ताकत लगाने के बावजूद बंगाल नहीं जीत पाती। इसके कई सारे रीजन है जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, कोई आज की पार्टी नहीं है। बंगाल में वो काफी सालों से इलेक्शन लड़ रही है, जिसकी वजह से बंगाल में वो काफी स्ट्रॉन्ग है। हर एक बूथ लेवल तक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता काम करते हैं। हालांकि बीजेपी के पास भी देश भर में काफी स्ट्रॉन्ग संगठन है, पर बंगाल में वो कमजोर है। रीजन ये कि 2016 इलेक्शन में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती थी। मतलब सोचिए, जहां उनके एमएलए नहीं है वहां उनके कार्यकर्ता कैसे होंगे। और किसी भी इलेक्शन को पार्टी के टॉप लीडर से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता जिताते हैं। दूसरा है स्कीम, जैसे कन्याश्री, लक्ष्मी बहना, स्वास्थ्य साथी। इनका फायदा डायरेक्टली आम लोगों तक पहुंचता है, खासकर वुमन वोटर्स को मिलता है, जिससे वोटिंग का डिसीजन इमोशनली स्ट्रांग होता है। पर संगठन को मजबूत करना और जनता के लिए स्कीम निकालने का काम तो बीजेपी भी कर सकती है। लेकिन एक चीज और है जो बीजेपी के लिए काउंटर करना काफी मुश्किल होता है, वह है ममता बनर्जी का इमोशनली कल्चरल कनेक्ट, जो बंगाल के साथ है वो बीजेपी नहीं कर सकती। मोदी जी देश के पीएम जरूर है, पर उनका कोई कनेक्शन बंगाल के साथ नहीं है। और ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के रूप में प्रोजेक्ट करती है, जिससे बंगाली अस्मिता, लैंग्वेज और कल्चर की वजह से वोटर्स डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ये नैरेटिव बीजेपी के लिए काउंटर करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ती है, क्योंकि उनके पास बंगाल में कोई बड़ा नेता, कोई सीएम फेस नहीं है। जबकि बाकी स्टेट में जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी और महाराष्ट्र में फडणवीस जी जैसे चेहरे हैं। इसीलिए बीजेपी के लिए वहाँ इलेक्शन जीतना काफी आसान होता है, क्योंकि इलेक्शन टॉप लीडर से ज्यादा लोकल लीडर जिताते हैं। और भी कई सारे रीजन है, जैसे अगर कोई तृणमूल कांग्रेस से नाराज भी है तो उसके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे सीपीएम, लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। इससे क्या होता है, जो वोटर्स खिलाफ है उनका वोट अलग अलग पार्टी में चले जाता है, जिससे एंटी तृणमूल कांग्रेस वोट एक जगह कॉन्सोलिडेटेड नहीं होता, जिससे तृणमूल कांग्रेस को डायरेक्ट फायदा पहुंचता है और ममता बनर्जी और भी ज्यादा मजबूत होती है। 2021 में बीजेपी का पूरा फोर्स लगाने के बाद भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने क्लियर मेजोरिटी जीती, जिससे तृणमूल कांग्रेस के संगठन का कॉन्फिडेंट हाई है। और बंगाल की जनता जानती है कि ममता बनर्जी ने कितने आंदोलन किए हैं। ममता बनर्जी एक फाइटर है और वो किसी से नहीं डरती। उनकी पॉलिटिक्स सिर्फ भाषणों में नहीं, सिंबोलिज्म, स्ट्रगल और ग्राउंड पर बेस है। बंगाली अस्मिता और हमेशा बंगाल के लोगों की बात उठाना, उनके लेवल का नेता पूरे बंगाल में ना होना, तृणमूल कांग्रेस का एक संगठन के तौर पर मजबूत होना और बीजेपी के पास बंगाल में कोई बड़ा फेस ना होना और देश भर की पॉलिटिक्स में कभी भी किसी भी चैलेंज देना उन्हें बंगाल में मजबूत बनाता है। और इन्हीं रीजन की वजह से ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत है और 2026 में भी उन्हें हराना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है।